8 साल की एक लड़की अपने घर में जिसने अपने ही माँ बाप से बातचीत करना बंद कर रखा था। कभी बोलती थी तो माँ को ताहने मारा करती थी और पिता से तो इतना जला करती थी। महज 8 साल की उम्र में कहा करती थी कि जब तुम मरोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मरना कैसा होता है। जब तुम अपनों से दूर होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अपने क्या होते हैं, कितनी तड़पन होती है जिसे हम चाहते हैं और उसे हम छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की तंज अपने पिता पर कसना बहुत बड़ी बात है। छोटी सी उम्र में, महज 8 साल की उम्र होती है, लेकिन हैरानी तब होती है जब एक दिन वो लड़की हमेशा के लिए मौन हो जाती है। महज 8 साल की उम्र में जो वो लड़की होती है, एक दिन एक कमरे में जाती है। किसी से बात तो करती नहीं थी, बहुत सारे इलाज डॉक्टर तक को दिखाया गया था, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिलता है। जैसे ही एक कमरे में जाती है तो अपनी जीवन लीला अपने हाथों से समाप्त कर लेती है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो बात बहुत सारी उठती हैं। पहले लगता था कि कोई बात नहीं, बात अगर नहीं कर रही है, लेकिन बात यहाँ पर है कि क्यों अपने माँ बाप के ऊपर तंज कसा करती थी, क्यों ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें किया करती थी, कौन से अपने उसके पीछे छूट गए थे। जब ये सारी राज की बातें आप लोग जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको डर लगने लगेगा कि इस संसार में इस तरह के भी लोग रहते हैं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो पंचायत के चलते, गांव वालों के दबाव के चलते या आपस के भाईचारे के चलते बिल्कुल ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और उन्हें कभी भी कोई भी नहीं उखेड़ता है, उन्हें कोई नहीं निकालता। वो सब उन मौन लोगों के पीछे छुप जाता है जो लोग भाईचारे की या समाज की दुहाई देते हैं। आज एक ऐसी घटना जिसमें क्राइम भी है और लोगों के अंदर का दर्द भी है। लोग रो रो कर उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना साहब, वक्त निकलने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जवानी आज ही है, कभी बुढ़ापा भी आएगा और इन दिनों को केवल आप ख्वाबों में या यादों में देख सकते हैं। तो जो कुछ है आज कर लीजिए, अपना नाम, अपने भगवान को सब कुछ हासिल कर सकते हो इस जवानी में। बुढ़ापे में शरीर का दर्द ही कुछ नहीं करने देगा। कहानी की शुरुआत करती हूँ कनाडा से। कनाडा में भारत का उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक परिवार रहता है, आज भी रहता है, और ये कहानी उन्हीं की तरफ से हमको लिखकर भेजी गई है। उन्होंने हमारे फेसबुक के मैसेंजर के ज़रिए हमें ये घटना, ये कहानी बताई है। कहते हैं कि फेसबुक पर हम आपसे जुड़े हुए हैं जब से आपका फेसबुक चला है, यानी फेसबुक पर आप वीडियो डालते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आपको प्रदीप के घर की पूरी कहानी बताती हूँ। प्रदीप उत्तर प्रदेश के यूपी के एक घर का रहने वाला था। वहाँ पर उसका जीवन होता है। प्रदीप की एक बहन होती है जिसका नाम कौशल्या होता है। दोस्तों, कौशल्या बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी और बहुत ही अल्हड़ जैसी बातें किया करती थी। बात उस ज़माने की कह रही हूँ कि जो प्रदीप है वो बूढ़ा है और प्रदीप के बच्चे 40 से 42 साल की उम्र में हैं। तो आप सोच लीजिए जब प्रदीप बचपन में होगा तो उस समय कैसा होगा। अब दोस्तों, कौशल्या जो होती है, उस ज़माने में एक बहन और एक भाई का होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी जनसंख्या का बहुत ध्यान रखा गया। धीरे धीरे ये दोनों बहन भाई बड़े हो रहे थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे। इसी तरह से जीवन कट रहा था। प्रदीप के जो पिता थे वो बड़े सामाजिक आदमी थे, यानी वो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों पर यानी कहते हैं एक लगाम कसकर रखा करते थे। बहन बेटी की दुहाई इस तरह से हुआ करती थी कि कोई भी लड़की इधर उधर नहीं चल सकती। और बात भी है, देखिए आप एक गांव में रह रहे हैं, भाईचारा है, जो बातें हम तो सत्य कहेंगे वहाँ पर आपका भाईचारा ही है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है। इसी गांव में एक पारक नाम का लड़का होता है। पारक पारक कहकर उसे बुलाते हैं। अब कौशल्या जो होती है पानी भरने के लिए जाती है। दोस्तों, इस परिवार ने हमें ज़्यादा जानकारी देने से मना किया है, वरना हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, आप वहाँ पर जा भी सकते हैं। फिलहाल ये परिवार कनाडा में रहता है। अब पारक नाम का जो लड़का होता है, पारक भी बहुत खूबसूरत था।
अब पारक और कौशल्या जो होते हैं वो कुएं पर मिलते हैं। अब कुएं पर आमतौर पर एक ही गांव के लोग तो जाएंगे भैया, चाहे कोई भी हो। अब पारक और कौशल्या जो होती हैं, पारक को कौशल्या को देखकर एकदम से उसके मन में पता नहीं क्या दौड़ता है और वो कौशल्या को पसंद करने लगता है। लेकिन कौशल्या इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता पंचायती व्यक्ति थे, यानी पंचायत में बड़े रुतबे से बोला करते थे, बहुत ही न्याय किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कहते ना एक गांव में एक व्यक्ति बहुत ही रुतबे वाला था। अब यहाँ पर यही मामला चलता रहता है। अब पारक धीरे धीरे कौशल्या से नज़दीकी बनाने लगता है। कौशल्या से बातें कहना, वो कहीं जाती है, पानी भरने के लिए जाती है, तो कुछ ऐसी बातें कहना जो कौशल्या के दिल में घर कर जाती हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब ये चोरी छुप के मिलने लगते हैं। कौशल्या की एक सहेली जो इनको मिलाती है। अब ये मिलने तो लगते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं थी ना, क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे, दोनों का गोत्र एक था और दोनों बहन भाई लगते थे एक रिश्ते से। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों आपस में प्यार की कस्में खा लेते हैं, वादा करते हैं, लेकिन ये बात जो प्रदीप है, इस कौशल्या का भाई, उसे मालूम होती है। अब नया खून था कौशल्या का भाई भी, वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। पहले वो पूरी सच्चाई आंखों से देखना चाहता है। पहले कौशल्या की सहेली से कहता है कि तुम मेरी बहन हो और कहाँ जा रही हो। इन दोनों का पीछा करता है तो देखता है कि पारक से कौशल्या सच में ही मिलने के लिए जाती है। जब भाई को ये बातें पता चलती हैं तो वो सारी बातें अपने पिता के सामने कहता है कि आपकी बिगड़ैल बेटी इस तरह की हरकतें कर रही है। पिता को जब ऐसा मालूम होता है तो पिता गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर कौशल्या को पीटा भी जाता है, घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और कौशल्या की माँ से कहा जाता है कि क्या परवरिश दे रही हो बेटी को। 1 महीने के अंदर इसके हाथ पीले होने चाहिए और ये इस घर से रफे दफे होने चाहिए। ऐसा प्यार नहीं था पापा वाली परी, जो बाप या पिता कह दिया करता था वो एक लक्ष्मण की रेखा थी, वो मानना ज़रूरी था। लेकिन कौशल्या इन सारी चीज़ों से दूर होना चाहते थे। पारक एक दिन कष्ट उठाकर उससे मिलने के लिए आता है। अब तक पंचायत में बोलने वाला पिता किसी से कुछ नहीं कहता है। वो सोचता है कि ये मामला यहीं पर शांत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें चल रही थे। पारक ने कहा, रात को तुम्हें लेने आऊँगा, किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर हमें भागना होगा। दोस्तों पारक ये बात कौशल्या से जब करता है तो कौशल्या अपनी माँ को अपने रोने झींकने की बातें करके अपने बातों में उलझाती है। माँ बेटी का दर्द समझती है और कहती है कि देख तू भागेगी तो नहीं, तू कहीं जाएगी तो नहीं। उसने कहा कि नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। कौशल्या ने अपनी माँ को इस तरह से बातों में दिया और माँ ने उस ताले को खोल दिया। पिता के पास से लाकर चाबी अपने पति के पास से ताले को खोल दिया। वो कहती है कि माँ आज मेरे पास सो जाओ ना। वो अपनी माँ को अपने पास सुलाती है और जैसे ही माँ गहरी नींद में जाती है, दोस्तों कौशल्या उस घर से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन घर से जब वो जा रही थी तो भाई ने देखा। भाई ने जब देखा तो पिता को बताया। अब पिता ने कहा कि अब तो मेरी इज्जत तब भी लुट गई और तब भी लुट गई, अब इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। कोई प्रेम या प्रीत नहीं थी। यहाँ पर कौशल्या के पिता ने गांव को इकट्ठा किया, कहा कि मेरी बेटी मेरी नाक काटकर मेरी नाक से नीचे फलाने के लड़के को लेकर भाग रही है। और अचंभित भरी बात देखिए, पारक के जो पिता होते हैं वो भी उनके साथ मिलते हैं, समाज के साथ, भाईचारे के साथ। ये पुरानी घटना है। अब क्या होता है कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कौशल्या और पारक एक भूसे की जो भूसा इकट्ठा करके बोंगी नहीं होती है, एक धुआं लगाते हैं उसके अंदर, क्योंकि गांव वालों ने तुरंत कार्रवाई करी थी और उसी रात ये भाग नहीं पाते हैं। और एक माँ सुबक सुबक कर रोती है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। दोस्तों उस बुर्जी भी कहते हैं, कहीं उसे बोंगी भी कहते, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं कि हम यहाँ पर बचे रहेंगे। दोस्तों आज की पूरी रात निकल जाती है। गांव वालों ने गांव से बाहर भी ढूंढा, कहीं कैसे जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्या होता है, देखो बेटी वाला भी मिला हुआ था और बेटा वाला भी मिला हुआ था। अब इनको मालूम होता है कि जो ये बुर्जी है
या ये जो भूसे का ढेर है, इसमें है वह दोनों जने। जब पता चलता है तो एक पिता का फैसला आपको बताऊं, यहाँ पर उस पिता का फैसला क्या होता है कि उसने कहा कि इस बुर्जी को ही आग लगा दो। ऐसी बेटी का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। और बेटे के पिता ने कहा कि ये सही रहेगा। उसका बेटा था। सच बता रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। दोस्तों, उस जो इकट्ठा भूसा था, वो दोनों अपने कानों से बात सुन रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ सकते थे। मरना दोनों ही तरफ है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और आपस में कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में एक साथ तो ज़रूर होंगे। ये लोगों का न्याय अन्याय यहीं पर रह जाएगा, लेकिन हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। दोस्तों, दोनों ही लिपट कर एक दूसरे को उस बुर्जी या उस बोंगी या उस भूसे के ढेर में उनमें आग लग जाती है। चीखते भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंधे को कसकर काटते हैं, जो उनके अंदर आग, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। जब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा था तो पुलिस यहाँ पर कुछ कार्रवाई भी करती है, लेकिन पुलिस को पूरे गांव की तरफ से, नहीं साहब ये तो आग दिन के वक्त लगी है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम ऐसी ज़्यादा जांच पड़ताल हुआ नहीं करती थी। दोस्तों, ये केस यहीं पर समाप्त हो जाता है। कोई भी उनका अता पता नहीं लगा पाता, यहाँ तक कि उनकी अस्थियों को भी नहीं उठाया जाता है। उस राख को खेतों में मिला दिया जाता है। वो भागकर गांव से बाहर जा ही नहीं पाए, उसी गांव में उन्हें मार दिया जाता है। अब इससे आगे गांव में कहानी चलती है कि कौशल्या और पारक यहीं पर भटकते हैं, ये होता है या वो होता है। तभी दोस्तों, जहाँ पर वो भूसे का ढेर था, वहाँ पर 3 साल बाद दो सांप जो बहुत ही बड़े थे, यानी जबान थे, बहुत बड़े थे, और इस तरह से दिखाई देते हैं कि जैसे कभी कभी आपने बरसात के मौसम में 2 सांप आपस में लिपट नहीं रहते हैं। सांप या सांपिन जो भी हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी होता है उनके अंदर, वो दोनों लिपटे हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जो पारक के पिता हैं, ये उन्हीं के खेतों की बोंगी जो थी, भूसे का ढेर था, उसी में छुपे हुए थे। वहीं पर वो 2 सांप निकलते हैं। उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे इनका तो कोई बहुत गहरा प्यार है। तभी उस पिता के दिमाग में आता है कि यहीं पर मेरे बेटा और फलाने की बेटी, उनको जलाया गया था। एक पिता के मन में अब तक भी इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी कि वो जो सांप बिल्कुल शायद कोई मीटिंग कर रहे थे उस समय, या उनका ऐसा वक्त चल रहा था जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। इन्होंने क्या किया, एक लाठी उठाई। हालांकि वो इस पर वार करते हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे आपस में लिपट कर उठकर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर, और वहाँ से मतलब रेत ऐसे उड़ रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन 2 सांप ही थे। और इस व्यक्ति ने क्या करा, जो पारक के पिता होते हैं, उसने लाठी से दोनों को मार दिया, दोनों जीवों को मार दिया। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी तरफ कौशल्या के जो पिता होते हैं और प्रदीप जो होते हैं, ये कुछ संपत्ति बेचकर यहाँ से कनाडा चले जाते हैं। हालांकि कनाडा नहीं, पहले ये दूसरा शहर बदलते हैं। शहर से फिर तरक्की होती है, काम चलता है, और कनाडा में इनका काम चलता है, तो फिर ये कनाडा, यहाँ पर प्रदीप है जो वहाँ पर सेटल हो जाता है। वो उस गांव में आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी बहन की बदनामी या उसकी बहन के किस्से आज भी लोग कहते हैं। जब ये बात होती है, सांप को मार दिया, आप सोच रहे होंगे कि सांप की बात क्यों बता रही हैं, ये आगे ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब क्या होता है कि जो प्रदीप है वो वहाँ पर सेटल होता है। करीबन 5 से 6 साल बाद उसकी शादी होती है। 4 साल बाद ही, उनके मरने के 3-4 साल बाद ही उन सांपों का जोड़ा देखा गया था। उसके बाद इस प्रदीप की शादी होती है, फिर ये कनाडा जाता है, वहाँ पर मतलब ये ज़्यादा उम्र में शादी करता है। दोस्तों, जब शादी वहाँ पर होती है और उसके बाद प्रदीप पिता बनता है, तो प्रदीप के घर में एक बेटी जन्म लेती है। बेटी जन्म लेती है, माथे पर निशान, पीठ पर निशान, और उसके शरीर पर जलने के भी निशान थे। ये बेटी पैदा हो जाती है तो इसकी माँ जो होती है, इस लड़की की, प्रदीप की जो पत्नी, अपनी ही बेटी से घृणा करने लगती है, क्योंकि उस बेटी का रूप सही नहीं था उस टाइम। कुछ जलेके से निशान, अजीब से निशानों के साथ वो पैदा हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो बेटी बड़ी होने लगती है, तो ये किसी से बात नहीं करती है।
मैंने तो 5 माह बताया था। ये हमेशा अपने पिता प्रदीप को घूरती रहती है और हमेशा कहती है कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। यहाँ पर प्रदीप अपनी पत्नी से कहता है कि किस मनहूस को जन्म दिया है, मुझे कोसती रहती है, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें करती रहती है, तुमने क्या खाकर इसको पैदा किया है। लेकिन कभी कभी बाप वाली हमदर्दी भी जाकर करती, कभी उसे गोद में लिया करता तो ये प्रदीप को काट लिया करती कि मुझे तुम गोद में मत उठाया करो। धीरे धीरे इसके वो जख्म, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती है, लेकिन वो निशान, जो जलने का निशान था, जो पेट से ही आया था, वो नहीं मिटता है। देखते देखते ये लड़की 7 साल की हो जाती है। 7 साल तक इसने ज़्यादा शब्द अपने माँ बाप से नहीं बोले, केवल उन्हें खरी खोटी सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि प्रदीप की जो ये बेटी होती है, रूबी, ये इसका नाम रखते हैं, रूबी नाम से इसको बुलाते हैं। अब रूबी जो होती है, रूबी की माँ परेशान होती है। आखिरकार माँ तो माँ ही होती है। इस बीच में रूबी की माँ कभी भी गर्भवती नहीं होती हैं। वो अपनी बेटी को लाड करने लगी थी, प्यार करने लगी थी। तभी वो रूबी के कानों पर हाथ रखकर कहती है कि तू चाहती क्या है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी कहते हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गुमसुम रहा करती थी। तभी एक दिन रूबी झिल्ला कर बोलती और कहती है तुम सब खूनी हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार। ये क्या मामला था दोस्तों। यहाँ पर अब इससे जो रूबी की माँ है वो पूरी तरह से पूछना चाहती है कि क्या बात है। अब रूबी कहती है कि मैं रिश्ते में ना तुम्हारी, यानी तुम्हारे जो पति की बहन, यानी तुम्हारी मैं ननद लगती हूँ। मैं आज तुम्हारी बेटी बनकर आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ननद हूँ। और अपने पति से पूछना कि कौशल्या कौन है। वो कहती कि तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बातें करती हो, तुम्हारा पति फलानी ये बात, वो तुम्हारा पिता है, तुम ऐसी नहीं हो सकती रूबी, तुम मेरी बेटी हो। उसने कहा, उसने पूरी कहानी जो कौशल्या की थी वो सामने रख दी। कहा कि हमें जिंदा जलाया गया है, हमारे साथ जो किया गया है उसके क्या प्रमाण दूँ। ये जो मेरा शरीर जला हुआ है ना, ये तुम्हारे पति की देन है। उसने अपने बाप के साथ मिलकर, क्योंकि उन सब के साथ प्रदीप भी था, वो भी सामाजिक था। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें जब प्रदीप सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रूबी तुम कौशल्या नहीं हो सकती। उसने कहा कि हाँ, मैं कौशल्या ही हूँ। उसका 8वीं साल का जन्मदिन था। रोते हुए उसका जन्मदिन हर साल मनाया जाता था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती। 8वें जन्मदिन को वो नहीं मनाती है, केक भी नहीं काटती है। घर में मायूसी थी। पूरी कहानी को जानकर रूबी की माँ कहती है कि मेरा क्या खोट है, मेरा क्या कसूर है, मैं तो उस टाइम थी भी नहीं, तुझे बचाने की कोशिश करती। तभी वो एक बार रूबी अपनी माँ को गले लगाती है और फिर एक कमरे में जाती है जिसमें वो हमेशा अकेली रहा करती थी। उस कमरे में जाकर और वहाँ पर माँ बाप आपस में लड़ते रह जाते हैं, और जो रूबी होती है अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से समाप्त कर देती है। समाप्त करने से पहले अपनी माँ से कहती है कि मैं सर्प योनि में आई, मैं और मेरा प्रेमी यानी पारक और कौशल्या थी, जिन सांप के बारे में मैंने जिक्र किया। कहती है कि वहीं पर जन्म लिया, एक सर्प के, यानी एक सर्प के गर्भ से मैं वहाँ पर जन्म लिया, और जब मैं जवान हुई वही टाइम होता है पारक के पिता ने मेरा सर कुचल दिया, मेरे पति यानी मेरे प्रेमी को फिर मार दिया। यानी ये तो हमारे जन्म जन्मांतर के दुश्मन हो गए, प्रेमी तो सुने हैं। ये सारी बातें वो बता कर जाती है। दोस्तों जब वो कह कर जाती है तो माँ समझ जाती है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो रूह कपा देने वाली बात थी। वो बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन पड़ोसी सभी यहाँ पर पुलिस की इंक्वायरी, जब वहाँ पर पुलिस आती है या तहकीकात करती है तो यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की दिमाग के रूप पर ठीक नहीं थी। ये हमेशा चुप रहती थी, पड़ोस में भी किसी से बातें नहीं करती थी, और ये इस दुनिया से चली जाती है। ये डॉक्टरों की देखरेख में भी इस दुनिया से चली जाती है। माँ बाप भी ध्यान रखते हैं, और उसके बाद दोबारा से जो रूबी की माँ है वो गर्भवती होती है, और इसके बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन ये बोझ वो अब तक भी अपने कंधों पर लेकर घूमती। कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी की शायद और केयर करती और ख्याल रखती। शायद ये पढ़े लिखे लोग थे। दोस्तों ये वो कहानी थी ना जो आपको कहीं किसी चैनल पर मिलेगी, ना किसी कहीं और जगह मिलेगी, क्योंकि पहली बार ये हमसे साझा की गई है, ये हमें बताया गया है। अब इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
क्या यहाँ पर जो रूबी की माँ है वो सच कह रही हैं? कनाडा में रहती कहती हैं कि भारत आने का मेरा मन नहीं करता है, मैं नहीं आती, मैं साल में भी नहीं आती, कभी कभार अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाया करती हूँ। क्या कहोगे इस कहानी के बारे में, क्या कहोगे इस घटना के बारे में? आपकी जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना, आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। तो कुछ क्राइम तो ऐसे हैं मेरे भाई, ऐसे हैं मेरे समाज, मेरी परिवार की बहनें, मेरा परिवार, कि जो लोगों यानी कानून के सामने आते नहीं हैं, रजिस्टर नहीं होते, जिनका कुछ मालूम ही नहीं होता। आदमी कहाँ गया, गायब हो गया, किधर है, जिंदा है या कहीं ठीक है या नहीं है, पता ही नहीं चलता। तो उन केसों को भी हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ पर बात बनती है कि आप लोग कहोगे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसके ऊपर करें भैया, लोग हैं नहीं। और क्योंकि जो प्रदीप था उस टाइम कोई केस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई चीज़ नहीं, वहाँ की राख भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, प्रदीप के ऊपर किस बात के ऊपर केस करें? और प्रदीप स्वीकार तो नहीं कहता है कि उस समय मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि जो मैं इन बातों को समझ सकूं या जान सकूं। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।